गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप? आपका हमारे सौंदर्य यस में स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम मूल अधिकार के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को एनालिसिस करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल्स रेमेडीज, इस यह आपके पॉइंट टू एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंस है। मूल अधिकार के अंतर्गत यूपीएससी में जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन संवैधानिक उपचारों के अधिकार से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही इंटरव्यू से और इनके साथ मेंस वगैरह में 1 बाय 1 टॉपिक वाइज लिखने के लिए भी इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, जिसमें 20 शब्द में 30 शब्द में लिखने के लिए बोला जाता है। साथ ही जैसे रेलवे के एग्ज़ाम है या कोई अन्य जगह पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऊपरी सतही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज हम इन लोगों के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका मतलब क्या है कि संवैधानिक उपचार इसमें दिए गए हैं। क्या दिया गया है? उपचार की प्रधानता दी गई है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो जिस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है वह व्यक्ति को उपचार बताया गया है कि वो क्या उपचार कर सकता है। यानी जो व्यक्ति मूल अधिकार का हनन करता है उसके खिलाफ क्या रिट दायर कर सकता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध में सीधे अनुच्छेद 32 के द्वारा सब सुप्रीम कोर्ट में वह या सर्वोच्च न्यायालय में वह अनुच्छेद 226 के द्वारा कहाँ? सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट में। जिस राज्य से वो संबंधित होगा उस राज्य के हाई कोर्ट में सीधे रिट दायर कर सकता है। ठीक है, यह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। यह भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत 5 रिट को बताया गया है, जिनमें सारे केस को 5 भाग में डिवाइड करके उनके खिलाफ रिट किया जा सकता है। इस महत्वपूर्णता के कारण ही डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। जबकि बाकी जो संविधानविद थे, संविधान निर्माता लोग थे, वे सभी लोग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को। तो यहाँ पे ये चीज विशेष ध्यान रखना है कि बाकी सभी लोग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, जबकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा मानते हैं। क्यों? उनका मानना यह है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो लोगों के संवैधानिक सुरक्षा की बात करता है, उनके सल्यूशन की बात करता है, और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने संविधान की आत्मा कहा, जबकि बाकी अन्य लोग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा मानते हैं। इसके अंतर्गत 5 रिट का वर्णन किया गया है। 5 रिट क्या है? अब हम उनको 1 बाय 1 रिट को देखेंगे। ध्यान रखना, हर रिट में अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ रिट होता है। हमने बताया है आर्टिकल 32 सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 सीधे हाई कोर्ट में। लेकिन हमेशा एक बात की ध्यान रखना है कि अगर न्यायालय के द्वारा या किसी दोषी व्यक्ति को या किसी अन्य कोई रूलिंग के अकॉर्डिंग, किसी कानून के अकॉर्डिंग किसी के साथ मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तब वहाँ पर ये रिट करने का अधिकार नहीं है। जैसे हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और एनालिसिस भी करेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो, बंदी को प्रत्यक्ष करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी व्यक्ति को प्रत्यक्ष करो। अगर पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो उस गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुच्छेद 32 के द्वारा
सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 226 के द्वारा उस हाई कोर्ट में रिट दायर किया जा सकता है। और रिट दायर करने पर न्यायालय पुलिस अधिकारी को यह आदेश देता है कि उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति सहित न्यायालय में उपस्थित हो। ठीक है। और जब पुलिस अधिकारी न्यायालय में उपस्थित होगा तो जज उससे पूछेगा कि भाई आपने इनको किस आधार पर बंदी बनाया है। अगर उचित कारण है तो कोई बात नहीं है, अगर उचित कारण नहीं है तो उस बंदी बनाए हुए व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है और पुलिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और व्यक्ति की वैल्यू के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार मानहानि का दावा भी हो सकता है, पुलिस अधिकारी को पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट उस केस में जारी नहीं होगा जैसे किसी को न्यायालय आदेश दिया है गिरफ्तार करने का, या कुछ अन्य सिचुएशन ऐसी हो, या तो ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट दायर नहीं होता। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट होता है ना, वो जो व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किया गया है वह भी चाहे तो रिट दायर कर सकता है, या तो उसका कोई संबंधित रिश्तेदार दायर कर सकता है, या उसके द्वारा नॉमिनेट वकील कर सकता है, या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति रिट दायर कर सकता है जिसे ऐसा व्यक्ति बोले कि भाई हमें गिरफ्तार किया गया, मेरे खिलाफ ये रिट दायर करिए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्लियर हुआ। अब दूसरा रिट है हमारा अधिकार परीक्षा की वारंटो। अधिकार परीक्षा क्या बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पद, सरकारी आवास, सरकारी ऑफिस को कब्जा कर लेता है तो उस कब्जा बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ यह रिट दायर किया जाता है। जब यह रिट दायर होता है तब न्यायालय उस व्यक्ति को बुलाता है और यह पूछता है कि आप इस सरकारी पद को, सरकारी आवास को, सरकारी ऑफिस को किस आधार पर कब्जा किए हैं। उचित कारण न होने पर व्यक्ति को पनिशमेंट या अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाती है। ध्यान रहिए कि अभी हाल में लगभग 1 वर्ष पहले का केस है जिसमें एमपी यूपी के जितने भी पुराने सीएम थे, जैसे यहाँ पे एनडी तिवारी थे, मुलायम सिंह थे, मायावती जी थी, ठीक है, इनके साथ यहाँ पे एमपी में बाबूलाल गौड़ थे और शिवराज सिंह चौहान के पहले ये दिग्विजय सिंह थे। इस तरह से बहुत सारे पुराने सीएम थे, ये सभी सरकारी पद को कब्जा करके बैठे थे। लेकिन जैसे इनके खिलाफ रिट दायर हुआ सभी को 1 बाय 1 सभी ने अपना पद छोड़ना शुरू कर दिया। इसी केस में अखिलेश यादव जी ने भी अपना सरकारी आवास छोड़ा था जिसके बारे में कुछ गलत टिप्पणियां उनके ऊपर की गई थी। तो कहने का मतलब अधिकार परीक्षा रिट ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी पद, आवास या ऑफिस को इल्लीगली रूप से कब्जा नहीं कर सकता। अगर कब्जा किया है तो उसके खिलाफ यह रिट दायर किया जाता है। तीसरा है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है परम धन आदेश। इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? परम धन आदेश, यानी ऊपर का आदेश। इसमें क्या बताया गया इस रिट के अंतर्गत? अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता तो उसके खिलाफ परमादेश रिट दायर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करना है, जैसे स्कूल में हमें टीसी बनवाना है और हम क्लर्क के पास जाते हैं कि भाई मेरी टीसी बनवा दीजिए। अब क्लर्क उस समय ताश खेल रहा है या गपशप कर रहा है या दूसरे कृत्य में लिप्त है और हमारी बातों को ध्यान नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हम उसके खिलाफ रिट दायर करेंगे और रिट दायर करेंगे तो न्यायालय उससे पूछेगा कि भाई इस समय आपका जो कार्य है बच्चों का टीसी बनाना, आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं किया। क्लर्क महोदय अगर उचित कारण बताते हैं कि भाई उस समय कुछ प्रिंसिपल के कार्य थे, स्कूल के कार्य थे जिससे हम व्यस्त थे, अतः ऐसे उचित कारण अगर बताते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज न्यायालय के द्वारा उस क्लर्क के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसकी नौकरी भी जा सकती
है। उचित कारण न होने पर पनिशमेंट का वो हकदार होगा। तो परमादेश रिट क्लियर हुआ एक लाइन में। सार्वजनिक कर्तव्य, सार्वजनिक कर्तव्य का मतलब जिस पदाधिकारी की नियुक्ति जिस कार्य के लिए हुई है, अगर उस कार्य की पूर्ति वो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ यह रिट दायर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम रिट को देखेंगे प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन। क्या होता है? प्रोहिबिशन। प्रतिषेध, इसको भी संधि विच्छेद करो। प्रतिधनषेध यानी प्रतिधनषेध यानी रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। इसमें क्या है? इस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रोकने का अधिकार रखता है। अब सपोज करिए कि न्यायालय में दो भाइयों का मुकदमा चल रहा हो, ठीक है, ऐसे जिला न्यायालय में चल रहा हो। इस केस में क्या है, दोनों वादी प्रतिवादी हमेशा चाह रहे हैं और बीच में वादी न गया हो और जो जिला कोर्ट है या तहसील कोर्ट है वो प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय ले ले, तो उसके अगेंस्ट उच्चतम न्यायालय में सीधा रिट दायर हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? प्रतिषेध रिट के बाद इस पूरे केस को कैंसिल कर देता है, अपने पास बुला लेता है और ये एनालिसिस करता है कि भाई इसमें क्या किया गया था, कौन सा जज बिका था, किस तरह से केस में उलट फेर हुआ था। इन सबको एनालिसिस करके जो उचित निर्णय होता है उसको देने का प्रयास करता है। यानी प्रतिषेध रिट के अंतर्गत उन सभी लोगों की सुरक्षा की बात की जाती है जिनका केस न्यायालय में वाद चल रहा हो। ठीक है, यानी प्रतिषेध रिट के अंतर्गत हमने बताया कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के सभी प्रकार के निर्णय को रोक लेता है और उस सभी केस को अपने पास बुलाता है और अपने यहाँ उचित निर्णय देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है सेरेटरी रिट। ये क्या होता है? उत्प्रेषण का रिट प्रेषण करता है। किसको प्रेषण करता है? जब कोई पदाधिकारी अपने उच्च पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करता है तो उसके खिलाफ यह रिट दायर किया जाता है। यानी कोई भी पदाधिकारी उच्च पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करे तो उसके खिलाफ यह रिट दायर होता है। जैसे आज हम लोग देखते हैं वर्तमान में प्रत्येक चौराहे पर पुलिस वाले ही जांच करते हैं, जबकि जांच करने का अधिकार किसको है? जांच ट्रैफिक इंस्पेक्टर का होता है। बड़ी व्हीकल की जांच करने का आरटीओ को अधिकार है, लेकिन कांस्टेबल ही बिना किसी इन्फॉर्म के कमाने के लिए खुद ही जांच करना शुरू कर देते हैं। तो उनके खिलाफ अगर उनका प्रॉपर वीडियो बना लिया जाए तो उनके खिलाफ उत्प्रेषण रिट न्यायालय में दायर किया जा सकता है, क्योंकि इसके जानकार न्याय के जानकार वकील होते हैं। यही रीजन है कि वकीलों की चेकिंग नहीं होती। वकीलों से पुलिस वाले क्या करते हैं? इस केस में डरते हैं, सामान्य व्यक्ति से पैसा लेते हैं। तो उत्प्रेषण रिट क्लियर हुआ। यानी उत्प्रेषण के अंतर्गत ध्यान रखना, कोई भी पदाधिकारी अपने उच्च पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन करे तो उसके खिलाफ यह रिट दायर होता है। और रिट दायर करने पर कहाँ दायर होगा? अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के द्वारा सीधे हाई कोर्ट में रिट दायर होगा। न्यायालय इस पुलिस अधिकारी को अपने पास बुलाता है और ये प्रचंड लेता है कि आप किस आधार पर उच्च पदाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। उचित कारण न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, पनिशमेंट किया जाता है, और उचित कारण होने पर कुछ भी नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे भी केस होते हैं जब कोई पदाधिकारी अनुपस्थित हो तो अपने निम्न पदाधिकारी को अपने कार्यों का दायित्व कुछ समय के लिए सौंपता है। ऐसी स्थिति में यह रिट का दायर करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो यहाँ पर
बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण रीड को आप सब लोगों का क्लियर हो गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी बुक उतनी तरह से ये रीड को लिखा गया है, हर जगह गलत मलत तोड़ फोड़ के लिखा गया है, तो इसमें कंफ्यूज कहीं पर नहीं होना है, ठीक है। ये साफ सुथरा इसको समझना है, और ये आपके खासकर यूपीएससी की एग्जाम में कंफर्म ही है, हमेशा चाहे जो भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से इस रीड से संबंधित जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा, ठीक है। बाकी आपके एसएससी बैंक रेलवे में जो क्वेश्चन पूछता है स्टेट में, उसमें सीधा पूछता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा किसने कहा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और संविधान प्रस्तावना को किसने कहा, तो बाकी सभी संविधानविद ने प्रस्तावना को आत्मा माना है। इस रीड में क्या किस तरह से कंडीशन है, हमने सभी को एनालिसिस करने का प्रयास किया। थैंक यू क्लास। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे नया वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको मिलता रहे। दोस्तों आज फंडामेंटल राइट के सारे चैप्टर को हमने क्लियर कर दिया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे और उसका भी एक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।